नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजिकल क्लासेस में। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिहेवियर थेरेपी के बारे में। लास्ट जो हमने क्लास ली थी वो हमने ली थी साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, हमारी क्लास 12 चल रही है और जिसका चैप्टर नंबर 4 है थेरेपिएटिक अप्रोचेस। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहेवियर थ्योरी के बारे में। अब जैसे कि बिहेवियर थियरी है तो मतलब यहाँ पे जो हम चेंजेस करेंगे या फिर हम जो थेरेपी करेंगे वो बिहेवियर से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट होते हैं या बिहेवियरिस्ट, जैसे कि हम साइकोलॉजी पढ़ने वालों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो बिहेवियर थेरेपी करते हैं उसको हम बिहेवियरिस्ट बोलते हैं या फिर बिहेवियर थेरेपिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लोग क्या बिलीव करते हैं, ये फॉल्टी लर्निंग में बिलीव करते हैं कि जो इंसान का जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस होता है इंसान, वो उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है कि आपने फॉल्टी लर्निंग की हुई है। मतलब आपका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं ऐसा गलत रहा है जिसकी वजह से आज आप स्ट्रेस में हो। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं जहां आपको सही डिसीजन लेना चाहिए था, सही तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, वहां पे आपने नहीं किया, जिसकी वजह से आज आप क्या कर रहे हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो। ठीक है, स्ट्रेस में हो या आपको कोई डिसऑर्डर हो रखा है। तो हमने करना क्या है, बेसिकली हमने ये पता लगाना है कि जो हमारा क्लाइंट है उसने कहाँ पे उसकी जो गलती हुई है उससे सीखने में। ठीक है, कहाँ पे उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था। तो हमने मतलब कि ये जानना है और उसको अनलर्न करवाना है उस बिहेवियर को जो कि उसने गलत सीखा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे की, तो एक छोटा बच्चा है, बहुत ही स्टबर्न है, जिद्दी है, रिएक्ट बहुत अजीब तरीके से करता है, नॉर्मल बच्चों की तरह रिएक्ट नहीं करता। कहीं ना कहीं उसकी गलती कहाँ पे हुई है, उसकी जो उसको सिखाने में या फिर उसके बिहेवियर को कहीं ना कहीं नेगेटिव री मिली है, या फिर किसी ने उसको टोका नहीं जिसकी वजह से आज वो जिद्दी बन गया है। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया है कि वो हर चीज में रोता है अपनी जिद पूरी करवाने के लिए। तो हमने क्या करना है, उसको उसकी उस बिहेवियर को मतलब नेगेटिवली री करना है, उसको अनलर्न करवाना है और उसको जो सही करेक्ट बिहेवियर था उसको रीलर्न करवाना है। ठीक है, मतलब कि उसके माइंड से उस गलत बिहेवियर को इरेज करके हमने नया बिहेवियर जो अच्छा बिहेवियर है उसको उसको सिखाना है। ठीक है, हमने ये चीज करवानी है। अब ये करना कैसे है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की कुछ मोड है कि जो ट्रीटमेंट होगा बिहेवियर थ्योरी में या बिहेवियर थेरेपी में वो कैसे होगा। तो क्लाइंट को हमने इंटरव्यू करना है, उसका इंटरव्यू लेना है, उसके बारे में पता लगाना है। इंटरव्यू का यहाँ पे बेसिकली मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, जॉब के इंटरव्यू के माध्यम से नहीं है, जॉब इंटरव्यू नहीं है। हमने नॉर्मली उससे एक वार्तालाप करनी है, एक इंटरेक्शन करना है जिससे जिससे हम क्या उस पर्सन के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में पता लगा सके कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि वो कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। मतलब कि हमने उसको पता लगा लिया कि हाँ यहाँ पे उससे गलती कर रहा है या फिर उसका बिहेवियर ऐसा है, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, हमने वो चीजें एनालाइज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल फंक्शनिंग बिहेवियर, कि वो कैसा जो गलत बिहेवियर कर रहा है। मेल फंक्शनिंग में एक तो होता है नॉर्मल एडेप्टिव बिहेवियर, होता है कि आप समय के अनुसार या फिर अपॉर्चुनिटीज है उसको मतलब ग्रैब कर लेते हो बड़ी इजीली, आप एडेप्ट कर लेते हो, उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हो। एक चीज होती है आप उसके अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते, आपका जो बिहेवियर है वो मेल फंक्शनिंग है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। ठीक है, अब मेल फंक्शनिंग बिहेवियर में दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, एंटीसीडेंट फैक्टर आते हैं और मेंटेनिंग फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट फैक्टर अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मान लो कि आपका कोई या फिर आपका भाई बहन या कोई भी फैमिली मेंबर स्मोक करता है। ठीक है, एक पर्सन है जो स्मोक कर रहा है जिससे उसको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें एंटीसीडेंट फैक्टर क्या हो गया, हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन में हो जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में हो, जिसकी वजह से उसको स्मोक करके रिलैक्स महसूस हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया एंटीसीडेंट फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे मेंटेनिंग फैक्टर्स। मेंटेनिंग फैक्टर्स हो सकता है कि उसका जो ग्रुप हो अभी वो ऐसा हो जिसकी वजह से वो
मतलब कि इस आदत में पड़ गया हो। जैसे कि अगर वो पर्सन स्मोक कर रहा है तो उसके दोस्त बोल रहे हो कि हाँ अच्छा है, इससे स्ट्रेस दूर हो जाते, तेरे को करना चाहिए। उसके में मतलब ग्रुप है जिसकी वजह से उसको हैबिट पड़ी हुई है। हो सकता है कि उसको कोई इंसान यहाँ पे टोकने वाला होता, उसको नेगेटिवली यहाँ पे री करता, मना करता कि नहीं ये सही चीज नहीं है, ये मतलब कि टेम्परेरी और रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ नहीं है। तो हो सकता है कि वो ये चीज नहीं करता। ठीक है, तो एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया कि जिसकी वजह से वो ये चीज कर रहा है रिलैक्स पाने के लिए, कोई ऐसी सिचुएशन है। और मेंटेनिंग फैक्टर ऐसा ग्रुप है जिसकी वजह से उसको ये आदत पड़ी है या वो ऐसे कर रहा है। अगर वो ग्रुप नहीं होगा तो वो उसकी आदत शायद छूट जाए। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे। जो हमारा एंटीसीडेंट लर्निंग होती है वो होती क्या है बेसिकली, कि आपको ऐसा करना पड़ा है, क्यों करना पड़ा है। ठीक है, मेंटेनिंग फैक्टर जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, परसिस्टेंटली कर रहे हो। मतलब स्मोकिंग ग्रुप हो सकता है, ड्रिंकिंग ग्रुप हो सकता है, ड्रग का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है कि अगर ऐसा ग्रुप नहीं होता तो आप ऐसा नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस आर यूज। हमने यहाँ तक पढ़ा, ये हमने मेल फंक्शनिंग बिहेवियर पता कर लिया कि ये पर्सन है स्मोक कर रहा है, और क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका ग्रुप ऐसा है जो उसको उस चीज के लिए री कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है कि उस चीज को करेक्ट करना है हमने। बिहेवियर थेरेपी क्या थी, कि हमने पता लगाना है कि फॉल्टी लर्निंग है। हमें पता है फॉल्टी लर्निंग तो है, कि गलती तो कहीं से हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है वो हमने पता यहाँ पे लगाया है। ठीक है, कि ये पर्सन स्मोक कर रहा है इस रीजन से कर रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा ग्रुप है इसका, हो सकता है ये ग्रुप ना हो तो वो छोड़ दे। ठीक है, उसको री किया गया है। नेक्स्ट हमने करना है एंटीसीडेंट ऑपरेशन करना है और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन करना है। ठीक है, ये जो दोनों ऑपरेशन होते हैं इसको ये किए जाते हैं इन चीजों को करेक्ट करने के लिए, उसकी जो मेल फंक्शनिंग बिहेवियर उसको सही करने के लिए। और इस ऑपरेशन को करते हैं जो उसको बोलते हैं हम एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशन। अब ये चीजें होती क्या है, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट ऑपरेशन होते क्या है। अब मैं फिर से आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक बच्चा है जो कि क्या करता है, टी टाइम पे स्नैक्स बहुत ज्यादा खा लेता है, जिसकी वजह से उसको डिनर के टाइम भूख नहीं लगती। वो आनाकानी करता है खाने में, ना नुकुर करता है, खाने की टेबल से भाग जाता है, या फिर बदतमीजी से बिहेव करता है, उसको खाने का मन नहीं करता, उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है तो गुस्सा होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्सन को, उस बच्चे को हमने क्या करना है, टी टाइम पे हमने कम स्नैक्स देने हैं, कम खाना देना है, जिसकी कंसिक्वेंटली होगा क्या, कि डिनर के वक्त उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा भूख लगेगी। आप हो, आप टी टाइम पे कम खाना खाओगे तो आपको डिनर के वक्त पे ज्यादा भूख लगेगी। तो इस ये हो गया हमारा कंसिक्वेंट ऑपरेशन। एंटीसीडेंट ऑपरेशन हो गया कि हमने टी टाइम पे उसे कम खाना दिया। कंसिक्वेंट की जिसकी रीजन से उसे क्या हो गया, उसको भूख डिनर के वक्त पे ज्यादा लगी, तो उसकी आनाकानी की जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। और एक और चीज हम कर सकते हैं कि हम मतलब कि क्या कर सकते हैं कि उसको डिनर के वक्त हम उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं कि वो अच्छा अच्छा खाएगा। उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप अच्छे से खाना खाओगे तो आपको ये चॉकलेट मिलेगी, या फिर जो भी चीज उसे पसंद है वो चीज मिलेगी। ठीक है, वो चीज हम कर सकते हैं। इन सब ऑपरेशन को हम बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम आएंगे टेक्निक्स के बारे में, कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हो सकती है जो हम इस चीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है टेक्निक जो कि है बिहेवियर थेरेपी करने के लिए, कि हमने कैसे उसको रीलर्न करवाना है, वो ये टेक्निक्स है। तो इसमें है क्या, फर्स्ट हमारी है नेगेटिव री नेगेटिव री का मतलब है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सर्दियां आ रही हैं अभी, मतलब सर्दी है, तो एक तो आपको ये बोला जाए कि आप सर्दी बहुत है, आप एक काम कर सकते हो, हीटर चला सकते हो, रूम हीटर रख लो अपने कमरे में, या फिर आप वूलन जो क्लॉथ्स हैं वो ज्यादा पहनो ताकि आपको सर्दियां नहीं लगे। ठीक है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी ये चीज होगी कि आपको ये बोला जाए कि यार यहाँ पे सर्दी बहुत है, आप ऐसी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ या फिर ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे आपको सर्दी ही ना लगे। मतलब कि आपको उस सिचुएशन से भागने के लिए बोला गया है, तो आप मूव अवे करते हो उस चीज से, आप उसको मूव अवे कर रहे हो, वहां से मूव ऑन कर रहे हो, सिचुएशन से आप भाग रहे हो, वो भी आपको एक नेगेटिवली
रीइंफोर्स करना, ठीक है। अगर हम सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको सीधा सीधा मना किया जा रहा है कि आप सामने वाली जो प्रॉब्लम है उसको फेस मत करो, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। और एक अगर मैं और एग्जांपल दूं आपको, एक बच्चा है जो कि ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहा है या फिर उसका जो बिहेवियर है वो गलत हो रहा है, मतलब कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बड़ों की, तो उसमें क्या हो सकता है कि उसको या तो प्यार से समझाया जाए, ठीक है, और एक उसको पनिश किया जाए। जो हमारा पहले का जो मतलब कि जैसे हम फर्स्ट टू फिफ्थ जो बच्चे होते थे उनको जो मतलब कि पढ़ाया जाता था वो किस पे बेस्ड था, नेगेटिव रीइंफोर्स, कि अगर वो गलतियां कर रहे हैं उसको पनिश करो, उनको डंडे मारो, ठीक है, वो होता था पहले जो स्टडी पैटर्न था वो था, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव रीइंफोर्स करना, कि उसको पनिश करना उसके लिए, या उसको मूव ऑन करने के लिए मतलब बोलना, उसको सिचुएशन से भागने के लिए बोलना, तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर आता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होता है कि अगर एक बच्चा ढंग से खाना नहीं खा रहा है या रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है बड़ों की, तो उसको क्या बोल सकते हो आप, उसके जो पेरेंट्स हैं उसको समझाया जा सकता है कि बच्चा अगर आप ऐसे ये आपका जो बिहेवियर है वो गलत है। अगर वो उसमें भी नहीं मानता है तो आप ऐसे कर सकते हो, जब वो करेक्ट बिहेवियर जो आप चाहते हो अगर वो वैसा करे तो उसको आप रिवॉर्ड दो, उसको शाबाशी दो, या फिर उसको कोई चॉकलेट दो, या फिर जो भी चीज मतलब उसको पसंद है छोटी छोटी अमाउंट में वो चीज आप उसको दे सकते हो, आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर सकते हो ताकि वो ही वाला जो बिहेवियर है वो लर्न कर सके जो आप चाहते हो। वो होता है पॉजिटिव रीइंफोर्स करना, कि उसको पनिश नहीं करना है, आपने उसको प्यार से समझाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग के अंदर आपका क्या हो जाता है कि आपने सिचुएशन से मतलब कि आपने क्या करना है, एक पर्सन है जिसको अल्कोहल बहुत पसंद है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, उस मतलब कि उसको पर्टिकुलर चीज से चेंज कर सकते हो। जैसे नशा मुक्ति केंद्र में आपने देखा होगा, वहां पे क्या होता है अगर एक पर्सन अल्कोहल ले रहा है तो उसके साथ में उसको कुछ ऐसा दिया जाता है, कोई ऐसी मतलब कि कैंडी या कुछ भी ऐसा दिया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है उसको जो अल्कोहल का टेस्ट है वो गंदा लगने लग जाता है, बुरा लगने लग जाता है, जिसको क्या करता है वो, जिस कारण से अल्कोहल को छोड़ देता है। तो इसको हम बोलते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग, कि जिसकी वजह से आप दूसरी जो चीज है आपके सामने उसका टेस्ट आपको गलत लगना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें क्या है कि आप जब भी अल्कोहल ले रहे हो, आपको अल्कोहल दी जा रही है, आप अल्कोहल की एक सिप ले रहे हो, आपको साथ में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपकी जो ब्रेन की केमिकल्स है, न्यूरॉन्स है, वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अल्कोहल का जो टेस्ट है थोड़े टाइम बाद बेकार लगने लग जाएगा, गंदा लगने लग जाएगा। इसको हम बोलेंगे एवर्सिव कंडीशनिंग, ठीक है, जिसकी वजह से आप गलत जो आपको लगता है अल्कोहल है तो वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा टोकन इकोनॉमी। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर कोई बच्चा अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसको उस टाइम पे कुछ अच्छा टोकन देना, जिस टोकन को वो कलेक्ट करके बाद में रिडीम कर सके। जैसे कि आप अपने बच्चे को मतलब कि छोटे छोटे टोकन बना के दे सकते हो कि आपके पास 10 टोकन हो जाएंगे तो आप मेरे से एक चॉकलेट ले सकते हो। तो जब भी आपका बच्चा अच्छा बिहेव कर रहा है आप उसको टोकन दो। जब 10 टोकन इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास, तब उसको बोलो कि आप ये 10 टोकन रिडीम कर लो और एक चॉकलेट ले लो मुझसे रिटर्न में, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टोकन इकोनॉमी, कि छोटे छोटे मतलब कि टोकन देना और बाद में उसको रिडीम कर लेना, चॉकलेट या जो भी पर्टिकुलर चीज या गिफ्ट वो चाहता है उससे, ठीक है। फिर आता है हमारा सिस्टमेटिक डिसेंटिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, आपने ये कनेक्टेड है फोबियाज से। जब हम फोबियाज के बारे में हमें पता चलता है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, जब किसी को कोई फोबिया हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब हम उसकी थेरेपी करते हैं बिहेवियर थेरेपी के अंदर, उसको बोला जाता है उस क्लाइंट को कि आपने क्या करना है, 1 से लेके 5 तक नंबर देना है अपने फियर के अकॉर्डिंग, कि आपको सबसे ज्यादा फियर किस चीज से लगता है, फिर उसके बाद किस चीज से फियर लगता है, उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है कि सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम, ठीक है। फिर आपको उसको बोला जाएगा कि आप रिलैक्स होके बैठ जाओ और याद करो कि सबसे कम फियर वाली सिचुएशन क्या हो सकती है, जो आपने 1 to 5 तक मतलब कैटेगराइज की है, रैंकिंग दी है। तो सबसे कम मतलब जो जिससे आपको डर लगता है आप वो वाली सिचुएशन याद करो, ठीक है। उसको ऐसे याद करने के लिए फर्स्ट थेरेपी में बोला जाएगा, उसको रिलैक्स भी किया जाएगा साथ में, मतलब कि उसको रिलैक्स होने के लिए भी बोला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उस चीज को
मतलब कि उस चीज से मतलब डील करना सीख जाएगा। जैसे जैसे थेरेपी की मतलब सेशन होते जाएंगे, वो अपने सारे जो फियर्स होंगे, जो फोबियाज होंगे, उनसे वो डील करना सीख जाएगा उस वक्त तक। तो उसका जो फोबिया का जो फियर होता है, वो डर लगना उसको खत्म हो जाएगा। या उसको ऐसे किया जा सकता है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहेबिशन। इसके अंदर क्या होता है, इसी टेक्निक के अंदर है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको दो सिचुएशन दी जाती है। आपने एक तो फोबिया की आप कैटेगरी बना ली 1 to 5, ये मेरे को फर्स्ट लिजर्ड से डर लगता है, इसका फोबिया है, ठीक है। सेकंड, रूम में डर लगता है अकेले रहने से, ठीक है, रूम में अकेले रहने से। लिफ्ट में अकेले रहने से, लिफ्ट में और डर लगता है। फोर्थ, अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। ऐसे आपने कैटेगराइज कर लिया अपना फोबिया, ये आपके होगी फोबियाज, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने मतलब कि जब आपको गुस्सा आता है जिस जिस सिचुएशन से, आपने वो सिचुएशन जिससे आपको एंजाइटी होती है या आपको गुस्सा आता है, आपको वो सिचुएशन सोचने के लिए बोला जाएगा। तो आपको ऐसे ही 4 टास्क दिए जाएंगे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए और ये सिचुएशन आपके सामने हो। तो आप क्या होगा कि आप गुस्से में क्या करोगे, इस चीज को, अपने फियर को भूल जाओगे। मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये डार्कनेस का फियर भूल जाओगे। आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है, आपको ये करना है वो करना है, तो आप गुस्से गुस्से में वो चीजें कर देते हो, ये वाली चीज को भूल जाते हो। तो ये रेसिप्रोकल इनहेबिशन है और वही कहता है कि आपको ऐसा टास्क दिया जाता है या आपको ऐसी दूसरी सिचुएशन दी जाती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपना फियर को भूल जाते हो। जैसे कई पर्सन होते हैं वो किसी चीज को करने से डरते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मतलब कि यहाँ से पहाड़ से मतलब जंप लगाना है या फिर स्विम करना है, तो ऊपर से आपको पहले कूदना है मतलब कि पानी में, ठीक है। तो वो उसको उनके अंदर फोबिया होता है उस चीज का, उस चीज से डर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, उनको गुस्सा दिलाया जाता है, नहीं तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की ही नहीं है। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। तो उनको जो फोबिया है एक टाइम के लिए भाग जाता है, जिसकी वजह से वो वहां पे उसमें कूदेंगे और उनको फिर ये कहेगा यार ये तो मैं कर सकता हूँ, तो वो फिर उनका चला जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब कि जैसे जैसे सेशन होते चले जाते हैं वैसे वैसे उनका डर निकलता चला जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। नेक्स्ट हमारा आता है 6 नंबर, मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि आपके अंदर रोल मॉडल, मतलब कि आप, कई बार होता है कि आप किसी पर्सन को देख के उसका बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, उसका लुक अच्छा लगता है, या फिर कोई हीरो होता है वो पर्सन आपको अच्छा लगता है, जिसकी वजह से आप उसको अपना आइडल, अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो, प्लस में क्या करते हो, अपने बिहेवियर को उनकी तरह बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग हैं, जैसे कि जब मैं 7th क्लास में थी तो मैंने मतलब कि मेरे को शाहिद कपूर बहुत पसंद था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, मैंने उसका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उसने क्या किया था, नॉन वेजिटेरियन से वो वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो गया था, मतलब कि उसने नॉन वेज खाना बंद कर दिया था। तो मैं क्योंकि उसको फॉलो कर रही थी उस वक्त, मतलब मैं उसको पसंद करती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मैंने भी जो ऑमलेट या एजिटेरियन में थी, तो मैंने वो चीज खाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं प्योरली वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो गई। मतलब वेजिटेबल्स खाना मैंने ज्यादा स्टार्ट कर दिया और उसको मैंने टोटली बंद कर दिया। मैं जो एग वगैरह में खाती हूँ वो मैंने बंद कर दिया। तो वो क्या होता है, वो होता है कि अपने रोल मॉडल को देख के आप सीख रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी अच्छी चीजों को आप ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। ये चीज इसमें आते हैं। तो इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसके अंदर आते हैं एक विकारियस लर्निंग, ठीक है। विकारियस लर्निंग के अंदर हमारा क्या होता है कि हमने ऑब्जर्व करके दूसरे बंदे को ऑब्जर्व करना है और उससे कुछ अच्छा सीखना है, ठीक है। विकारियस लर्निंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। जैसे बच्चा होता है, बच्चा कैसे सीखता है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, अपनी फैमिली मेंबर्स को ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, या वो कैसे डील कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, क्या क्या कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व करता है, उससे सीखता है। तो उसको हम बोलेंगे विकारियस लर्निंग, ठीक है। उनके रोल मॉडल कौन होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी दादा दादी होती है, उसकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको देख के वो सीखता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप एक बच्चे के सामने जिस तरीके से रिएक्ट करोगे, अगर आप गुस्से में रिएक्ट करोगे तो आपका बच्चा भी बड़ा बन के कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी उसका जो नेचर हो जाएगा ऑटोमेटिकली गुस्से वाला हो जाएगा। अगर आप उसको प्यार से डील करना सिखाते हो, आप प्यार से डील कर रहे हो हर सिचुएशन में, आराम से पोलाइटली बोल रहे हो, तो आपका बच्चा भी ऑटोमेटिकली पोलाइट वे में जवाब देगा, ठीक है। अगर आपके अंदर जिद्दी है, जिद्दीपन है, आप बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है आपके जिद्दीपन को, वो देख रहा है कि आप ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, एक चीज पे अड़ जाते हो, तो वो भी क्या करेगा, वही करेगा आगे जाके, ठीक है।
जिसको हम बोलेंगे विकारियस लर्निंग, कि उसके रोल मॉडल आप हो उस वक्त, ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव थेरेपी नेक्स्ट क्लास में। तो जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।